गुड मॉर्निंग। 29 दिसंबर की हम न्यूज़ कवर करेंगे और ये सारी न्यूज़ हैं प्लस अदर न्यूज़ भी हैं। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। तो पहली न्यूज़ तो ये है कि हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ये चूँकि हमारी सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस प्रेसिडेंट होती है या होते हैं, तो ये आर्मी के, नेवी के, एयर फोर्स के, या आपको कभी प्लेन उड़ाते हुए दिखेंगी या कभी आर्मी में अ, सेना को संबोधित करते हुए दिखेंगी। आज ये नेवी की शिप पे गई हैं। तो इस शिप का नाम शिप नहीं है, ये बेसिकली सबमराइन है। INS वागशीर इसका नाम है। आप देख सकते हैं ये इंडिजिनसली बिल्ट है। ये कारवार नेवल बेस कर्नाटक, वहाँ पे ये गई हुई हैं। ऑलराइट, कारवार नेवल बेस कर्नाटक। अब INS बागशीर के बारे में जान लेते हैं। ये प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बनाई गई है। प्रोजेक्ट 75 हम फ्रांस के साथ मिलकर बना रहे हैं। ऑलराइट, इसमें 6 हमको बनानी थी डीजल इलेक्ट्रिक सबमराइंस बना ली थी 6। ये हमारी लास्ट 6th है उस कैटेगरी की, है ना। ये कालवरी क्लास की सबमराइंस मानी जाती हैं। अब सबमराइंस का या शिप्स का नाम हम कैसे रखते हैं, तो जो पहली शिप बनती है, ऑलराइट, जो पहली शिप हम बनाते हैं, जैसे इसमें 6 बननी थी, तो इसमें जो पहली शिप बनी थी वो कालवरी शिप बनी थी, तो उसी के नाम पे इनकी क्लास हम डिफाइन कर देते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें 6 बनी थी, कालवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर एंड वागशीर। ये सारी हमारी इंडिया की फिशेज़ हैं। फ़िश के नाम पे हमने इनके ये नाम रखे हुए हैं, है ना। और हमारा एक प्रोजेक्ट 75 के साथ साथ प्रोजेक्ट 75I भी चल रहा है। 75 तो फ्रांस के साथ है, ये जर्मनी के साथ है। इसमें हमने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम हमने लगाया हुआ है। जैसे ये अगर कोई सबमराइन है तो हर 3-4 महीने में, हर मतलब 3-4 महीने में नहीं कहेंगे, हर 15 से 20 दिन में इसको सरफेस पे आना पड़ता है जनरली ऑक्सीजन लेने के लिए, और फिर ये अंदर चली जाती है पानी के। ऑलराइट, लेकिन अगर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम होता है तो ये क्या करता है कि ये 3 से 4 महीने और ज़्यादा भी 6 महीने तक भी पानी के अंदर रह सकती है। इसमें क्या होता है कि ना मतलब जो H2O है, वाटर, इसी के थ्रू हम कोई ना कोई रिएक्शन करवा के ऑक्सीजन इसी के अंदर बनाते रहते हैं, है कि नहीं। और फिर ऊपर आती है, फिर नीचे चली जाती है, और रिफ़ाइन भी करते रहते हैं भाई। CO2 तो हम छोड़ रहे होंगे तो उसको रिफ़ाइन करते रहते हैं। इस तरह से वो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम होता है। क्लियर है कि नहीं? इसको देख लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से काम करता है, बट आप ये याद रखना AIP क्या है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है। इससे ड्यूरेशन अंडर वाटर बढ़ जाती है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। प्लस जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, है ना, उसमें ये आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, उन्होंने कह दिया है कि भैया हमसे बोला गया था कि बंकर में छुप जाओ, बम गिर रहे हैं, है ना। प्लस जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी बोला है कि हमसे भी बोल दिया गया था, ये मिनिस्टर, ये इशाक दर, इनसे भी, इनको भी बोला गया था कि छुप जाओ जाके, बम गिर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब देश के जो गद्दार लोग थे वो पाकिस्तान की तरफ से अब बैटिंग कर रहे थे, नहीं समझे। वो किस तरह से बैटिंग कर रहे थे मैं आपको बता देता हूँ। पहला, वो ये कह रहे थे कि इंडिया के प्लेन गिर गए हैं, एयरप्लेन्स के राफेल गिरा दिए, ये गिरा दिए। तो पाकिस्तान वाले कह रहे थे, तो इंडिया वाले उनकी बातें वो कर रहे थे। दूसरा, अपनी ही आर्मी को वो लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि तुमने क्या किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। पाकिस्तान पे ज़्यादा भरोसा था उनको, इंडिया पे कम भरोसा था, ठीक है कि नहीं। तीसरा, इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थे कि हाँ भाई आज रात को ये होने वाला है, कल रात को ये होने वाला है, ठीक है। उनके प्रोपेगेंडा का सपोर्ट कर रहे थे, है ना। और फिफ्थ था एक तरह से, मतलब लेट मी, मैंने बता दिया, आर्मी से क्वेश्चन कर रहे थे, सारी चीज़ें मैंने बता दी। फिफ्थ था कि मतलब सीज़ फायर के लिए बोल रहे, सॉरी, हाँ, सीज़ फायर, कि सीज़ फायर करो, सीज़ फायर करो, क्योंकि पाकिस्तान में पड़ले मारले इनके आतंकवादियों को बचाना था, है ना। एक तरफ सीज़ फायर भी करेंगे, प्लस कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, है ना। अब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, पोलम पट्टी खुद ही खोल दी है। क्लियर है कि नहीं? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। आज से करीब 10 दिन पहले मैंने बताया था कि एक नई अलकनंदा नाम की गैलेक्सी को हमने खोज लिया है। ये पुणे बेस्ड साइंटिस्ट ने
पुणे बेस्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिसिस्ट ये पुणे में है, तो उन लोगों ने इसको खोजा था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इसको खोजा गया है, ठीक है कि नहीं। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैंने बताया कि इट हैज़ 2 वेल डिफाइंड आर्म्स, ठीक है कि नहीं। इस तरह से इसके फोटोज इवॉल्व हुए हैं, है ना। और हमको ये क्लियर कट 2 आर्म इसकी दिख चुकी हैं। ये हमसे कितनी, इसकी एज अभी इतनी है, हाँ, जो हमको दिखाई दिया है ना, ये इस समय 1.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ओके, तो ये हमसे 12 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है। तो आप समझ रहे हो, 12 बिलियन है, तो मतलब अभी हमारे पास जो लाइट पहुंची है, अगर आप देखो जैसे यहाँ पे ये गैलेक्सी है, यहाँ पे हमारी अर्थ है, तो इसको यहाँ से आने में टाइम लगता है कितना, 12 बिलियन लाइट ईयर्स। लाइट को यहाँ तक ट्रैवल करने में 12 बिलियन साल लगेंगे। तो अभी जो जो लाइट पहुंची है वो 1.5 बिलियन ईयर ओल्ड ही है। मतलब ये गैलेक्सी तो बहुत ओल्ड हो चुकी है ऑलरेडी, अगर आप देखोगे तो ये 10.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड और ज़्यादा ओल्ड है ये, है ना। और 1.5 को जोड़ो तो टोटल 12 बिलियन ईयर ओल्ड है, पर इसको आने में टाइम लगेगा, लाइट्स को भी ट्रैवल करने में जैसे टाइम लगता है ना, तो इसीलिए हमें ये पुरानी फ़ोटो ही इसकी मिली है। मतलब ये जो 1.5 बिलियन ईयर ओल्ड रही होगी तब की ही हमको ये इमेज मिल पाई है। तो अलकनंदा मैं आपको बता चुका हूँ, ये स्पायरल गैलेक्सी है। इट इज़ फार अवे फ्रॉम आवर मिल्की वे गैलेक्सी। मैंने बताया था आकाशगंगा अपनी वाली गैलेक्सी को आकाशगंगा बोलते हैं, हिंदी में इसका मंदाकिनी है ना। मंदाकिनी पे ही इसका नाम हमने अलकनंदा रखा हुआ है ना? इसको मिल्की वे भी बोल देते हैं अपनी वाली को हम, ठीक है कि नहीं। स्पायरल गैलेक्सी है ये। स्पायरल गैलेक्सी कैसी होती है मैंने बता दिया, ऐसे आर्म्स होती हैं उसकी स्पायरल फॉर्म में। तो ये मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। प्लस ये प्रगति स्कीम की बात कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है कि सारे स्टेट के जितने भी लोग हैं वो प्रगति को सेटअप करें, मतलब रेप्लिकेट करें। प्रगति की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। अच्छी स्कीम है ये, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, तो ये इसकी प्रगति की फुल फॉर्म है। तो गवर्नेंस में बहुत अच्छा काम करना है, ये पूछी जा सकती है, ऑलराइट। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रो एक्सेलरेशन इन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये हमको इसमें करना है। प्रोग्राम क्या क्या होंगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, चाहे रेल बना रहे हो, रोड, पावर प्लांट बना रहे हो, तो उनमें तेज़ी से काम करो, है ना, इम्प्लीमेंट अच्छे से करो। और क्या प्रोग्राम है, जल जीवन मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है, इस तरह की अगर कोई स्कीम्स चल रही हैं तो इनमें भी अच्छे से काम करो। कोई बॉटल नेक्स है उनको रिमूव करो। क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो कि डिजिटल डाटा मैनेजमेंट को यूज़ करो, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करो, जा के मत देखो, है ना। जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी है, GIS, है ना, और तुम्हारा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, GPS है, इन सब टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करो। सारी मिनिस्ट्रीज़ को कन्वर्जेंस, मतलब सारी मिनिस्ट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आओ। ऐसा नहीं कि आज सड़क खोद दी कि टेलीफोन के तार डल रहे हैं, फिर अलग मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स को ध्यान आया कि नहीं सीवर के पाइप भी डलने, फिर से दोबारा से रोड खोद दी। तो इस तरह से काम नहीं होने चाहिए, एक सड़क को बार बार नहीं खोदना है। फ्यूचर प्लानिंग करें सारी मिनिस्ट्रीज़ बैठ के। ये PM गति शक्ति के अंतर्गत भी यही कहानी चल रही थी, ठीक है कि नहीं। इसी गति शक्ति को ही मतलब कि और तेज़ी से काम हो सके, तो उसी के लिए हम प्रगति स्कीम लेके आए थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया है कि ये जल्दी से काम करो, है ना। ये मैं आपको बता चुका हूँ सारी कहानी, इसमें देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बोला है कि हमको ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत, इस पर काम करना है, भाषण दे रहे थे ये। तो स्टेट्स को बुलाया गया, मेड इन इंडिया का लेवल हमको वर्ल्ड सिंबल ऑफ एक्सीलेंस बना देना है। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जैसे बढ़ती जा रही है, तो हमारे मेड इन इंडिया का अगर कोई लोगो देखे तो उसमें ये सोचे कि हाँ ये बेस्ट प्रोडक्ट है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। तो सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला गया है कि तुम 100 प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करो, 100 प्रोडक्ट को, है ना। तो उसकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से करनी है कि हमारे इम्पोर्ट्स कम हो जाएं, है ना। ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन हम लॉन्च करने वाले हैं आगे चल के, तो उसमें भी ये काम आएगा, ठीक है कि नहीं। तो मेन है आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना है। जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते तब तक हमें दुनिया पे ही डिपेंड करना पड़ेगा। और जितना ये लोग भाषण दे देते हैं ना कि ट्रंप ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो हमें उनकी सुननी पड़ेगी। चाइना जैसे नहीं सुनता है, क्योंकि चाइना पर दुनिया डिपेंडेंट है। तो चाइना जो कहेगा वो दुनिया सुनती है, हम दुनिया पे डिपेंडेंट हैं, तो हमें दुनिया की सुननी पड़ेगी, नहीं समझे। इसीलिए मोदी हमारे जो हैं वो ये चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, ठीक है। प्लस ये ऑयल स्पिल हुआ है, सनफ्लावर ऑयल है, ये खाने का ऑयल है, तो ये चिड़िया बेचारी मरी पड़ी है इसमें,
ये कहाँ पे हुआ है? मिसाइल हिट कर दिया था रशिया का, और ड्रोन स्ट्राइक कर दिया था कहाँ पे? ओडेशा, यूक्रेन में, ऑयल टैंकर पे। नहीं समझे? तो उसकी वजह से ये वो हुआ है। ओडेशा इज़ अ टाउन इन यूक्रेन। प्लस ये ताजमहल, ये प्रोपेगेंडा का मैं बता देता हूँ भाई, फॉग है ये। फॉग मतलब धुंध, है ना? तो ये सर्दियों की वजह से होती है ये। एक होता है स्मॉग, ये स्मोक होता है प्लस फॉग होता है, ठीक है कि नहीं? तो ये स्मॉग नहीं है, स्मॉग है ये दिल्ली में, ठीक है ना? ये आगरा का प्रोपेगेंडा दिखाने के लिए इन्होंने आगरा को कर दिया है कि आगरा में भी ये जो है देखो कितना एयर क्वालिटी पुअर है, दिस एंड दैट। नहीं समझे? ऐसा नहीं है, दिल्ली में ज़्यादा ख़राब है, मैं आगरा में ही रह रहा हूँ, है ना? तो इतनी क्वालिटी यहाँ पे ठीक है। मैं दिल्ली में भी रहा हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ की क्या सिचुएशन है। ऑल राइट, तो बस प्रोपेगेंडा कि सरकार की कैसे भी करके बुराई कर दो, यूपी सरकार की, इधर उधर की गवर्नमेंट्स की, ये सारी बुराइयाँ करनी है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। ये यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है एक बार, प्रीलिम्स में बेसिकली। तो रेयर क्यों है ये? इनको रेयर क्यों बोलते हैं? ये अबंडेंटली अवेलेबल है, वैसे तो अबंडेंटली अवेलेबल है, लेकिन इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है। कहीं पे भी मिलेंगे तो मान लो कहो 0.5% कंसनट्रेशन में ही अवेलेबल हो। नहीं समझे? तो इनका एक्सट्रैक्शन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, और बहुत ही वाटर इंटेंसिव एक्सट्रैक्शन होता है। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है। इवन वेन दे आर नॉट वेरी स्कार्स, मतलब बहुत ज़्यादा स्कार्स नहीं है, अबंडेंटली अवेलेबल है इन अर्थ क्रस्ट, बट दे टेंड टू बी स्प्रेड आउट इन लो कंसनट्रेशन। इसी की वजह से इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं, है कि नहीं? थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में अगर बात करें तो 17 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रेयर अर्थ का, जिनको हम नाम दे देते हैं, जिनमें 15 हैं उसके ग्रुप को हम लेंथेनाइट्स बोलते हैं। ये लेंथियम से ल्यूनेटियम ऐसे कर कुछ है, प्लस स्कैंडियम और यट्रियम, ये 15 हैं जिनको टोटल कितने हैं? 17 हैं। ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि कितने रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, है ना? तो ये मैं डेफिनेशन बता चुका हूँ, प्लस इनके नाम दे रखे हैं जी, स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनियम, सेरियम, प्रस्योडिनियम, पता नहीं, जो भी नियम नियम करके आ जाए आप लगा देना कि हाँ ये रेयर अर्थ वाला होगा, इसको इतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? प्लस चाइना का बहुत तगड़ा इसमें डोमिनेंस है, इसको देख लेते हैं। यूएस का अगर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ मिनरल कमोडिटीज़ की समरी देखें तो चाइना पे 44 मिलियन टन्स रिजर्व्स हैं, ठीक है? ब्राज़ील के पास 21 हैं, इंडिया के पास इतना। ये हमारा रियासी डिस्ट्रिक्ट था ना JNK का, उसमें मिले थे, तो उसकी वजह से ये 6.9 मिलियन मेट्रिक टन्स हमारे पास इसके रिजर्व्स हैं। प्लस हमको राजस्थान में भी मिले थे कुछ समय पहले, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये है। लेकिन प्रोडक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं तो चाइना का जो पोजीशन है प्रोडक्शन में, वो 91% ये अपना खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ओवरऑल डिपेंडेंस अगर वर्ल्ड की देखें तो रेयर अर्थ के केस में तुम्हारा किसके ऊपर है? चाइना के ऊपर है। जापान की बात करें, अभी कल परसों की न्यूज़ है, जापान ने बोला था कि ये अनाउंस कर रहे हैं कि ये समुद्र में 6 किलोमीटर नीचे जाके क्या करेंगे? रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। नहीं समझे? तो ये आइलैंड का नाम दे रखा है, ये पूछा जा सकता है, मिनामिटोरी आइलैंड। ऑलराइट, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, मिनामिटोरी आइलैंड। ये कहाँ पे पड़ेगा आपको? जापान का, ठीक है कि नहीं? इसके आसपास ही ये लोग समुद्र के नीचे से निकाल के लाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। प्लस ये नागापट्टिनम, ये लोकेशन याद रखना, ये मड है, इसके लिए था ये, चूँकि जोग्राफिकल टर्म है ये, तो ये जोग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 में लोकेशंस पूछी जाती, तो ये नागापट्टिनम याद रखा जाए, है ना? और तमिलनाडु में पड़ता है ये। नागापट्टिनम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट हम चले जाते हैं, हमारी जो साल ख़त्म हो रहा है तो इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, उसके बारे में बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, इसमें मैं बता देता हूँ। पहला क्या क्या है, क्यों क्यों अच्छी रही है बता रहे हैं। बहुत अच्छी GDP ग्रोथ रही है, इम्प्रेसिव 7.4% Q1 में रही थी, Q2 में 8.2% रही थी, है ना? ये जितने भी हमारा 6.5% का IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, है ना, ये सारे जो फोरकास्ट कर रहे थे वो 6.5% का ही कर रहे थे।
बट चूंकि पहले 2 क्वार्टर्स में बहुत अच्छी रोबस्ट ग्रोथ रही है, तो हो सकता है कि अच्छी ग्रोथ रेट रहेगी आगे भी। क्लियर है? तो उसके लिए ये इकोनॉमी अच्छी रही है। सेकंड, जो इन्फ्लेशन है वो हमने बहुत अच्छा कंट्रोल करके रखा है। सीपीआई की हम बात करें तो 0.25% हो गया था, मैंने भी कुछ दिन पहले बताया था। अब ये था अक्टूबर में, लेकिन नवंबर में आके ये हो गया था 0.71, है ना। तो जो सीपीआई इन्फ्लेशन की हमारी जो रेंज है वो 4% ±2% है, मतलब 2% से लेके 6% तक हमें महंगाई को मेंटेन करके रखना है, इन्फ्लेशन को, है ना। तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि हम इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने में बहुत अच्छे रहे हैं। थर्ड, अगर बात करें तो हमने बहुत अच्छे से यूएस के टैरिफ के इम्पैक्ट्स को अच्छे से डील कर लिया है। तो यूएसए के जितने भी टैरिफ हम पे लगाए थे उसका हम पे कोई फर्क नहीं पड़ा है इतना, ठीक है। और जीडीपी के प्रोस्पेक्ट्स को देखें तो जो 6.5% मैं बता रहा था, तो उसको इन्होंने आईएमएफ वगैरह हो गया, इन लोगों ने इम्प्रूव करके 50 बेसिस पॉइंट से, मतलब 0.5% से बढ़ा के कितना कर दिया है, 7% कर दिया है कि नहीं। तो ओवरऑल अच्छा रहा है। हमारा जो मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट है वो 2.4% हो गया है। सर्विसेज में तो हमारा है ही है, 4.5% से 5% के करीब शेयर है एक्सपोर्ट्स में। तो हमारा गुड्स का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है ना। तो इसमें ये टेपर टेंट्रम एक टर्म आया है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 2008 में जब वर्ल्ड की क्राइसिस आई थी, 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस, तो इसमें क्या हुआ था, बबल बन गया था, एक बबल बर्स्ट हुआ था। ये बबल किसका था? लेहमन ब्रदर्स का। लेहमन, ये क्या है, बैंक थी यूएसए की। तो ये लोग क्या कर रहे थे पता है, ये जैसे किसी आदमी को लोन लेना है तो ये लोन ले लेते थे। एक आदमी को घर बनवाना था, मान लो उसने लोन ले लिया, तो उसने घर बनवा लिया, 1 लाख रुपए का लोन लिया सपोज उसने। तो अब वो लोन चुका नहीं पा रहा है क्योंकि कोई घर घर खरीदने वाला ही नहीं है। दुनिया बहुत सारे घर बनवा लिए थे वहाँ पे उस टाइम पे, ठीक है कि नहीं। तो प्रॉपर्टी के कोई खरीदने वाले ही अवेलेबल नहीं था यूएसए में। तो ये चुकाएगा कैसे पैसे, 1 लाख रुपए ले रखे हैं। तो ये क्या कर रहा था, ये दोबारा उसी बैंक के पास जा रहा था, कह रहा भाई मुझे 1.5 लाख का लोन दे दो तुम, मैं तुम्हारा 1 लाख चुका दूंगा, 50,000 अपने काम में ले लूंगा। तो ऐसा कर दिया। फिर 1.5 लाख रुपए चुकाने नहीं है, तो फिर ये दोबारा बैंक के पास गया, कह रहा है 2 लाख का लोन दे दो, मैं तुम्हारे 1.5 लाख चुका दूंगा और 50,000 मैं अपने काम में ले लूंगा। यही चलता रहा है कि नहीं। और हजारों लाखों लोगों ने ऐसा किया, और ये लेमन बैंक का एक ऐसा बबल बन गया था कि ये फटना था किसी दिन। तो 2008 में ये फट गया तो इकोनॉमिक क्राइसिस आई बहुत तगड़ी, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद यूएसए ने एक्ट ला के बहुत सारा फिजिकल पुश दिया, $2 ट्रिलियन पुश किए यूएसए में, है कि नहीं, कि बचाया जाए। ये यार रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं, आई डोंट नो यार, कर रहा है। बहुत सारे पैसे दिए, ओके। तो उसके बाद 2 साल तक जैसे पैसे देते रहे, तो यूएसए ने कहा यार बहुत ज़्यादा डॉलर हमने पुश कर दिए, तो हमको डॉलर्स को बैक कर लेना है। मतलब अब ये सरकार ने बोल दिया कि हम डॉलर्स देंगे नहीं लोगों को। उसी की वजह से क्या हुआ, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में भूचाल आ गया। उसी के टेंट्रम्स फेंकने शुरू कर दिए कंट्रियों ने, उसी को हम टेपर टेंट्रम करते हैं। मतलब धीरे धीरे करके, अभी इतना अगर वो पैसा दे रहे हैं तो फिर ये बोल रहे हैं कि धीरे धीरे करके हम इसको कम कर देंगे, टेपर कर देंगे, नहीं समझे। तो इसको ही टेपर टेंट्रम बोला गया पूरे वर्ल्ड में। तो ये फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज थी उस टाइम की, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया एंड टर्की। तो ये फ्रेजाइल 5 थी क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं हुआ था इसका, वर्ल्ड का, इस रिसेशन का, 2008 वाले का। और इसको बोला था कि ये फ्रेजाइल इकोनॉमीज़ हैं, ये किसी भी समय डूब सकती हैं, इस तरह से फ्रेजाइल इकोनॉमीज़ का टर्म दिया गया था। लेकिन इंडिया पे इम्पेक्ट क्यों नहीं हुआ? इंडिया उस टाइम पे भी 8% 10% ग्रो कर रहा था उस टाइम पे। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि इंडिया वॉज नॉट इंटीग्रेटेड इन वर्ल्ड इकोनॉमी एट दैट टाइम। 1991 में ही हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था, अगर ऐसा देखा जाए तो। एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में, ठीक है, हम, है ना। तो इकोनॉमी हमारी ओपन होना स्टार्ट हुई थी। उसके बाद हमने 1998 में क्या कर लिया, न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, है ना। तो हमारे ऊपर क्या लगे, सैंक्शंस। उसके बाद हम फिर इकोनॉमी बंद रही। 2007 में आके हमने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया यूएसए के साथ। तो उसके बाद रियल टर्म्स में हमारी यहाँ से इकोनॉमी ओपन स्टार्ट होना हुई है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो देखो ना, तो हमारी इतनी इंटीग्रेटेड नहीं थी। तो यूएसए फेल हो जाए चाहे यूरोप फेल हो जाए, तो उस टाइम पे तो अगर धरती फट भी जाती ना तो हमारी इकोनॉमी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम बचे हुए थे। लेकिन अगर 2025 की बात करें, इंडियाज़ इकोनॉमी इज़ हाईली इंटीग्रेटेड विद वर्ल्ड्स इकोनॉमी, है ना। तो अभी अगर कुछ भी होता है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया या कुछ भी हो गया,
देन वी विल बी हाईली अफेक्टेड, है ना। तो उस अब जो है फ़र्क पड़ेगा उसको। तो आई होप ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होंगी, है ना। तो यही बोला है कि मतलब हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी रही है 2025 में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विजिंजम पोर्ट। देखो मोदी ने अभी 2-3 महीने पहले इसका उद्घाटन किया था। तो उसी की न्यूज़ है कि इन्होंने 7-8 महीने में ही 1 मिलियन कंटेनर्स को हैंडल कर लिया, मतलब 10 लाख कंटेनर्स को। ये जो कंटेनर है ना, ये आप देख रहे हो, एक हो गया, दो हो गया, तो ऐसे 10 लाख कंटेनर्स इन्होंने अपने इस पोर्ट से हैंडल भी कर लिए। तो ये न्यूज़ में क्यों था ये? तो ये इंडिया का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट था। ये तिरुवनंतपुरम केरला में था। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है? देखो, जैसे एक लोकेशन से कोई शिप चल रही है, ठीक है कि नहीं, मान लो उसको यहाँ जाना है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, कहीं पे जाके रुकेगी ना, फ्यूल व्यूल भर ले, खाना वाना ले ले, फिर उसके बाद चल दे। तो इसको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बोलते हैं, ऐसे पोर्ट्स को, ठीक है कि नहीं। तो बहुत सारे हैं, जैसे अगर गोवा सिंगापुर की बात करो, सिंगापुर का जो पोर्ट है कई सारे वो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है ना। नीदरलैंड्स के पास है, और कई सारे बहुत बड़े बड़े ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स हैं जो इस तरह से काम करते हैं। तो इंडिया का ये पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट था विजिंगजम, इसलिए ये न्यूज़ में था। आई होप कि आप इसका नाम याद रखोगे। फिर रेशियल सेंसिटिविटी की इंडिया में बहुत ज़रूरत है। ये देखो, ये लड़का है कोई, इसको बोल रहा है कि मुझे लोग चाइनीज़ कहते थे, मोमो कह के बुलाते थे, त्रिपुरा का, है ना। तो ये मतलब इसकी जॉब लग गई है कहीं पे प्राइवेट कंपनी में, तो एमबीए कर रहा होगा ये कहीं पे भी। तो मुद्दा क्या है इसका? देखो, लोग क्या करते हैं ना, जैसे बीटेक कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, ऑलराइट, कोई भी डिग्री कर रहे हैं, तो चूंकि इंडिया में रेशियल डाइवर्सिटी बहुत है, तो हर तबके का, हर तरीके का दिखने वाला व्यक्ति वहाँ आता है। दोस्त है कह के उसको नाटा है, ठिगना है, काला है, मोटा है, इस तरह से बोलते रहते हैं, है ना। इसको जैसे चाइनीज़ बोल दिया, मोमो बोल दिया, है ना। भले ही ये मुस्कुरा देता हो उस टाइम पे, कुछ कह नहीं पाता हो, लेकिन अंदर से इसको बुरा लगता होगा। हर व्यक्ति को लगता है। बॉडी शेमिंग आप चाहे मानो न मानो, सभी को बुरी लगती है। आप किसी से कह दो कि यार तेरी नाक खराब है, ये वो, उसके नाम पे उसका नाम रख दो, ठीक है कि नहीं। तो उस टाइम पे तो वो स्माइल कर करके, हैप्पी फेस दिखा दिखा के बोले कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, है ना। तो ऐसे करके रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर आदमी कुड़ता रहता है, जैसे ये कुड़ा होगा, है ना। ऐसे बोलते रहे, जैसे इसकी जॉब लगी और इसने जो है सुनाना शुरू कर दिया, मोमोज ऐसे बोलते थे। जैसे एक आईएएस बना था, उसकी हाइट कम थी, है ना, फिर वो गोल्ड मेडल वगैरह भी ले आया जाके वहाँ से। तो जब ये इतनी सक्सेस इसको मिल गई, तो उसके बाद इसने कहना शुरू किया लोगों को कि मुझसे ठिगना कहते थे, नाटा कहते थे, ये कहते थे, वो कहते थे, नहीं समझे। तो इसका मतलब क्या है? इतने सालों में तो इसने कभी कुछ नहीं कहा, तब तो इसको बुरा नहीं लगा। आईएएस बन गया तब भी नहीं बुरा लगा, नहीं समझे। लेकिन जब ये हाईली सक्सेसफुल हो गए हैं, तब इन्होंने अपने दोस्तों के बारे में बोलना शुरू किया, मुझे ऐसा कहते थे, वैसा कहते थे, नहीं समझे। मतलब कहीं ना कहीं अंदर दबी हुई होंगी चीज़ें, वो बाहर निकल के आती हैं। बोले अब मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, नहीं समझे। तो यही सब कहानी है। तो आप सब लोगों को यही है कि जब भी आप किसी को देखें तो प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन देयर फिजिकल अपीयरेंस, है ना। तो हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, हमको एक्सेप्ट करना है। नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, हमसे ज़्यादा देशभक्त नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, नहीं समझे, अपने देश से प्यार करने वाले। मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, नहीं समझे। ऑलराइट, दिस वाज द लास्ट न्यूज। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।